नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए हम ले चलते हैं आपको संसद भवन, जहां पर शीतकालीन सत्र में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने बॉयलर विधेयक 1923 को संशोधित करने वाले विधेयक में खामियां बताते हुए विधेयक 2024 पर चर्चा की। आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी किस तरह से विस्तार से उसकी कमियां बताते हुए अपनी बात को रखा। आइए सुनते हैं नीरज डांगी को। माननीय नीरज डांगी जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। बॉयलर अधिनियम 1923 को निरस्त करने के लिए बॉयलर विधेयक 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया है और इसमें बताया गया कि इसे व्यवसाय करने में आसानी के लिए तैयार किया गया है एवं विधेयक से एमएसएमई सहित बॉयलर उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा, ये दर्शाया गया क्योंकि विधेयक में गैर अपराधीकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। बॉयलर अधिनियम 1923 एक संविधान पूर्व अधिनियम है जो जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। यद्यपि बॉयलर अधिनियम 1923 को वर्ष 2007 में भारतीय बॉयलर संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किया गया था, जिसमें स्वतः ही थर्ड पार्टी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तथा प्रमाणन की शुरुआत की गई थी। ऐसे में एक और विधेयक की आवश्यकता का निश्चित रूप से विश्लेषण होना आवश्यक है। यद्यपि इस 2024 के बिल में 2007 में जो संशोधन किए गए थे उस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, उसका उल्लेख ही नहीं किया गया है। वो मैं समझता हूं कि गलत है ये कहना कि सदियों पुराने बिल को ही जो है सदियों पुराने विधेयक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। बॉयलरों के लिए एक विशेष केंद्रीय कानून की आवश्यकता, इसको समझ पाना बहुत ही कठिन है। भले ही विधेयक सरकार की दृष्टि में एक सुधार का विधेयक है, लेकिन मैं समझता हूं कि वास्तविकता कुछ और है। यह पुराने कानून को केवल बदलने के लिए एक जल्दबाजी में किया गया प्रयास है, जो कई और अन्य विधेयकों के साथ भी हुआ है। विधेयक की जो आवश्यकता रही है, बॉयलर अधिनियम 1923 को स्टीम बॉयलरों के विस्फोट के खतरों से व्यक्तियों के जीवन की संपत्ति और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें पूरे भारत में बॉयलरों के संचालन और रखरखाव के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एकरूपता हासिल करने का प्रयास किया गया था। बॉयलर विधेयक 2024 में अधिनियम 2023 अधिकांश प्रावधान जो है वो बरकरार रखे गए हैं, परंतु बॉयलर जो सिर्फ एक औद्योगिक उपकरण है कि डिजाइन, निर्माण और संचालन को रेगुलेट करने के लिए 2024 में एक अलग कानून बनाने का वो औचित्य समझ में नहीं आया, क्योंकि पुराने जो प्रावधान है उनको इसमें पूरी तरीके से बरकरार रखा गया है। दुनिया में अन्य देशों यथा दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भी बॉयलरों पर इसी तरह के स्पेशल कानून उन्होंने भी बनाए थे। इसके बाद बॉयलर रेगुलेशन को व्यापक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज में शामिल करने के लिए इन कानूनों को बाद में निरस्त कर दिया गया था। जापान और जर्मनी जैसे देश भी व्यापक व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कानूनों के तहत बॉयलरों को रेगुलेट करते रहे हैं। ऐसे में जहां फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, माइंस, डॉकयार्ड और कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे विभिन्न स्थानों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं मौजूद हैं, वहीं विशिष्ट कानूनों से जो ये नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्री अधिनियम 1948 में मशीनरी, लिफ्ट, विस्फोटक या ज्वलनशील गैस और दबाव संयंत्र जैसे वस्तुओं के लिए सुरक्षा मापदंडों को निर्दिष्ट करने वाला ये पूरा अध्याय शामिल है। संसद ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 पारित कर दिया है, जो इन कानूनों का स्थान लेगा। हालांकि यह संहिता अभी तक लागू नहीं की गई है। औद्योगिक सुरक्षा और निरीक्षण लंबे समय से राज्यों के कानूनों और श्रम और भारी मंत्रालयों, उद्योग मंत्रालयों का हिस्सा रहे हैं। इन विभागों के पास अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाएं और नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं, जो आसानी से औद्योगिक बॉयलरों का भी निरीक्षण कर सकते हैं। केवल बॉयलरों के लिए एक अतिरिक्त कार्यबल बनाना और एक सेंट्रल कानून लाना कानून संसाधनों और कर्मियों की बर्बादी हो सकता है, खासकर जब मंत्रालयों में सुरक्षा पदों में निरंतर वैकेंसीज रहती हैं जिन्हें पूर्ण भी नहीं किया जाता है। इस विधेयक की पेशकश सरकार की जिद और पुराने कानूनों को राज्य सरकार को न सौंपने की मंशा भी व्यक्त करता है। यह सरकार के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के वायदों से दूर भागता है। ये किसी भी क्षेत्र को संपूर्ण रूप से छूट देना या पूरा
पावर देना क्या ये उचित है? बॉयलर अधिनियम 1923 के तहत राज्य सरकारें अधिनियम के कुछ प्रावधानों के आवेदन से क्षेत्रों को छूट दे सकती है। बॉयलर विधेयक 2024 इन प्रावधानों को बरकरार रखता है। विधेयक का यह उद्देश्य बॉयलर संचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इससे यह सवाल उठता है कि जहां अधिनियम से पूर्ण छूट प्रदान की जाती है, वहां क्या सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? विधेयक राज्य सरकारों को बॉयलर्स को छूट देने का अधिकार देता है। पहला, निर्दिष्ट उपयोगों के मामलों के लिए, गर्म पानी की आपूर्ति के लिए और इमारतों को गर्म करने के लिए, और दूसरा, आपातकालीन स्थिति में। इसके अलावा राज्य उन बॉयलरों को भी छूट दे सकता है जहां वह तेजी से औद्योगिक विकास का समर्थन करने की आवश्यकता की पहचान करता है और बॉयलर की सामग्री, डिजाइन और निर्माण से संतुष्ट है। इस आधार पर छूट के लिए नियमों के तहत शर्तें निर्दिष्ट की जा सकती हैं। सन 1921 में बनी बॉयलर कानून समिति ने सिफारिश की थी कि बॉयलर कानून पूरे देश में बिना छूट के समान रूप से लागू होना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों को ही बॉयलर अधिनियम 1923 का आधार बनाया गया और इसमें कहा गया था कि छूट के लिए एकमात्र तर्क उसे लागू करने में व्यवहारिक चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे कि दूर दराज के क्षेत्रों में निषेधात्मक निरीक्षण और लागत। पर यह देखा गया कि ऐसी स्थितियां दुर्लभ हैं और भारत के अधिकांश हिस्सों, उस समय बर्मा को छोड़ करके, पर लागू नहीं की जा सकती है। इसलिए सरकार को ऐसे में असाधारण मामलों में भी किसी क्षेत्र को छूट देने की शक्तियों का प्रस्ताव होना चाहिए। स्ट्रीमलाइनिंग और एफिशिएंसी के समय में हम देखते हैं कि सरकार बॉयलरों के लिए एक जटिल नौकरशाही तंत्र बनाने के लिए विशिष्ट मंत्रालयों से संस्थानों का एक मिश्रण का उपयोग कर रही है। इसके बजाय सरकार को इन प्रतिक्रियाओं को एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS सेक्शन 3C ऑफ द बिल से संबंधित हैवी इंडस्ट्रीज वर्टिकल को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय से भारी उद्योग मंत्रालय में स्थानांतरित करना चाहिए। धारा 29 के तहत जुर्माने की मात्रा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि इसमें जेल की सजा की आवश्यकता है। 1 लाख रुपए का जुर्माना वो बहुत छोटी राशि है। हमें सख्त तंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि कई औद्योगिक बॉयलरों की जो लागत है वो इस जुर्माने से भी अधिक होती है। हालांकि विधेयक की धारा 28 कानून के उल्लंघन के लिए अभियोजन की मांग करती है। यह विधेयक धारा 33 के तहत मुख्य निरीक्षक की अनुमति की आवश्यकता करके अभियोजन को सेंट्रलाइज करता है, केंद्रीकृत करता है। प्रस्तावित बिल या विधेयक में अपील की मैकेनिज्म का अभाव है। सरकार के निर्णयों के विरुद्ध न्यायिक सहारा लेने पर रोक है, वो गलत है। अधिनियम में कहा गया है कि केंद्र सरकार मुख्य निरीक्षकों, उप मुख्य निरीक्षकों और निरीक्षकों के अंतिम आदेश होंगे और उन पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस प्रकार एक पीड़ित व्यक्ति को सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायिक सहारा नहीं मिलेगा। इसके लिए मात्र विकल्प संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय के अंदर ही रिट दायर करना पड़ेगा। निरीक्षकों के लिए प्रवेश की शक्तियों के विरुद्ध सेफगार्ड और उपाय जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। बॉयलर अधिनियम 23 के तहत एक निरीक्षक के पास अधिनियम के अनुपालन की जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए किसी परिसर में प्रवेश करने की शक्तियां हैं। विधेयक इस प्रावधान को बरकरार रखता है। समान प्रावधानों वाले कानूनों में ऐसे कार्यों के खिलाफ कोई सेफगार्ड या सुरक्षा उपाय है। ऐसे सुरक्षा उपाय बॉयलर विधेयक 2024 में नहीं है। इसी प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य समिति संहिता 2020 निरीक्षकों की खोज और जब्ती की शक्तियों के लिए BNSS के तहत सुरक्षा उपायों को भी लागू करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1959 में कहा था कि चूंकि तलाशी स्वभाव से एक अत्यधिक मनमानी प्रक्रिया है, इसलिए कानूनों के तहत उन पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। अनुपालन, कंप्लायंस का भी सरलीकरण, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्व प्रमाणन अनुपालन को आसान बनाने और निरीक्षण की आवश्यकता को कम करने के लिए कई राज्यों ने कुछ मामलों में बॉयलरों के स्व प्रमाणन की अनुमति दी है, जिसमें कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। गोवा, गुजरात और तमिलनाडु में सभी बॉयलर्स के लिए स्व प्रमाणन जो है वो शुरू कर दिया गया है। यह विकल्प का उपयोग करके पेश किया गया। कुछ बॉयलरों को छूट देने का
यह विकल्प की राज्य सरकार की इस तरह की शक्तियों का उपयोग करके दिया गया है, जहां पर राज्य सरकार ने तेजी से औद्योगिकरण की आवश्यकता की पहचान की है और बॉयलर्स की सामग्री डिजाइन या निर्माण से संतुष्ट है। यद्यपि उक्त बॉयलर विधेयक 2024 छूट देने की इन शक्तियों को बरकरार रखता है, लेकिन यह कानून के तहत एक सुविधा के रूप में स्व प्रमाणन को शामिल नहीं करता है जो आवश्यक है। यह उन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणन के लिए ढांचे को बनाए रखना जारी रखता है जो या तो राज्य निरीक्षक या कुछ अधिकृत निजी संस्थाएं ही हैं। ऐसे में अनुमोदन या अप्रूवल के लिए जो समय सीमा है उसका भी अभाव देखने को मिल रहा है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय 2019 ने व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए अप्रूवल के लिए समय सीमा को महत्व दिया। केंद्र सरकार द्वारा तैयार बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 द्वारा राज्यों को सभी कंप्लायंसेस के लिए समय सीमा शुरू करने का सुझाव दिया गया है। यद्यपि उक्त विधेयक के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण और अपील जैसी कुछ गतिविधियों के लिए समय सीमा निर्दिष्ट की गई है, परंतु बॉयलर्स के निर्माण के लिए निरीक्षण पूरा करने और परिवर्तन व मरम्मत के लिए अनुमोदन के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है जो की जानी चाहिए थी। विधेयक में विशेष रूप से प्रावधान नहीं है, इनके लिए समय सीमा नियमों और विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएगी। इस प्रकार यह इनके लिए समय सीमा को प्रशासनिक विवेक पर छोड़ देता है। बॉयलर्स का अधिनियम कॉमर्स व इंडस्ट्री मंत्रालय में कोई स्थान नहीं रखता है क्योंकि यह बाहरी कानून है। कॉमर्स मंत्रालय की जो सूची है उसमें टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड आदि हैं, बॉयलर्स भी है। जैसा कि सामान्य ज्ञान कहता है, बॉयलर्स का इंस्पेक्शन सेक्शन 5 और रेगुलेशन लोकल और राज्य पर इंडस्ट्रियल और हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।